नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं, उनकी अच्छी से तैयारी कर रहे होंगे। बीच-बीच में जो भी महत्वपूर्ण वीडियोज आप सभी के लिए अपलोड किए जा रहे हैं, उसका भी लाभ उठा रहे होंगे। उसी क्रम में आज हम चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कारों के ऊपर। हिंदी साहित्य में कई तरीके के पुरस्कार दिए जाते हैं और तैयारी करते समय सिर्फ उसको पुरस्कार के दृष्टिकोण से नहीं देखना है, बल्कि देखना है कि किसी भी रचना या रचनाकार को पुरस्कार मिला क्यों है। तो इसी दृष्टिकोण से हम देखेंगे और हमारा ध्यान उन तथ्यों की तरफ आकर्षित होगा। कई बार प्रश्न पत्रों को देखने से ये लगता है कि काश हम इस तथ्य को भी बहुत पहले देख लिए होते तो 1-2 नंबर आगे हम हो जाते। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मुझे लगा कि अपने विद्यार्थियों को पुरस्कारों के बारे में भी थोड़ा बहुत बताना चाहिए। तो आज हम शुरुआत करेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार से। इसके पहले हमें यह देख लेना चाहिए कि हिंदी साहित्य में कितने तरीके के पुरस्कार दिए जाते हैं और उनकी शुरुआत कब-कब हुई थी। सबसे पहले और जो भी प्रतिष्ठित पुरस्कार की बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 1965 से हुई थी, साहित्य अकादमी 1955, व्यास सम्मान 1991, मंगला पारितोषिक पुरस्कार 1923, देव पुरस्कार 1935। अब ये पुरस्कार मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिया जाता है। सरस्वती सम्मान 1991, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार 1965 से प्रदान किया जाता है। कुछ पुरस्कार इसमें हैं जो कि नियमित तौर पर हर वर्ष दिए जाते हैं। कुछ ऐसे पुरस्कार हैं जो कि धीरे-धीरे बंद हो चुके हैं, लेकिन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से उनका महत्व अभी भी बना हुआ है। तो मोटे तौर पर आपने देख लिया कि हिंदी साहित्य में कुल 7 पुरस्कार दिए जाते हैं और कब-कब दिए जाते हैं, इनको भी देख लीजिए। और पैटर्न के दृष्टिकोण से भी आपको देखना है कि मान लीजिए पुरस्कारों का एक क्रम पूछ दिया जाए कि कौन पुरस्कार सबसे पहले दिया गया, फिर उसके बाद दिया गया, फिर उसके बाद, मतलब क्रम के अनुसार भी पूछा जा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे हम रचनाओं के क्रम को देखते हैं या फिर रचनाकारों के जन्म काल के आधार पर प्रश्नों को हल करते हैं, क्योंकि प्रश्न पत्र बनाने वाले के दिमाग में हर एंगल से चीजें चलती रहती हैं। तो क्यों ना आप भी उसी तरीके से सोचिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि कौन पुरस्कार किस क्रम में हो सकता है, हमने पूरा यहाँ पर बता दिया है। अब हम विस्तार से बात करेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार के ऊपर, जो कि 1965 से दिया जाना शुरू हुआ। और ये पुरस्कार आप देखेंगे कि सर्वोच्च भारतीय साहित्यिक पुरस्कार है, जो कि भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा किसी लेखक को साहित्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई, लेकिन लगभग 4 साल के बाद पुरस्कार देना शुरू किया गया। और पुरस्कार इसलिए दिया गया कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में लिखने वाले भारतीय लेखकों को यह पुरस्कार दिया जाता है। ध्यान में रखने वाली बात है कि यह पुरस्कार जीवंत साहित्यकार को दिया जाता है, मरणोपरांत प्रदान नहीं किया जाता है। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि इस पुरस्कार से संबंधित हैं और आपको अपने तरफ जोड़ने का प्रयास करेंगी। कि आपके दिमाग में आ जाएगा कि जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो 1965 से शुरू हुआ और साहित्य में लेखकों के उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, हर साल दिया जाता है और जीवित लेखकों को दिया जाता है। भारतीय भाषाओं में, यानी कि कुल आप देखें कि 22 भारतीय भाषाओं की बात की जाती है संविधान में, 8वीं अनुसूची में शामिल है, उसमें से एक जोड़ लीजिए, यानी कि कुल 23 भाषाओं में ये पुरस्कार वितरित किया जाता है। 1984 से इस पुरस्कार में एक टर्निंग पॉइंट आया कि लेखक के किसी एक रचना पर नहीं बल्कि समग्र साहित्य पर दिया जाने लगा। ये टर्निंग मोड है और इस पुरस्कार की जो राशि है वो बहुत ही बेहतरीन है, 11 लाख दिया जाता है। इसमें क्या क्या दिया जाता है? एक प्रशस्ति पट्टिका, नगद पुरस्कार और ज्ञान और बुद्धि की हिंदू देवी सरस्वती की कांस्य प्रतिकृति, यानी उसकी एक मूर्ति या छाया इसमें शामिल है। यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार में क्या क्या चीजें साहित्यकार को दी जाती हैं। पहले तो अभी जब हम जिनको भी पुरस्कार दिए गए उन पर बात करेंगे तो एक लेखक का नाम आएगा केदारनाथ सिंह।
ठीक है, उनको भी ये पुरस्कार मिला। और जब उनको पुरस्कार दिल्ली में दिया जा रहा था, उस समय राशि 11 लाख थी, लेकिन जो संचालक हैं या फिर उस समय राजनाथ सिंह उस पुरस्कार में वितरण में शामिल थे, उन्होंने गलती से बोल दिया कि 33 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर केदारनाथ सिंह एकदम पूरा भौचक्के से हो गए कि रातों रात कैसे इतनी धनराशि हो गई। फिर बाद में संशोधन करते हुए कहा गया कि नहीं, 11 लाख ही है। तो कई बार इस तरीके की घटनाएं उत्तेजित भी कर देती हैं और झटका भी देती हैं। कहने का मतलब यह स्टोरी के रूप में है, बस आपको ध्यान में रखना है। अब तक हिंदी के 12 लेखकों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। अगर हम इसकी यात्रा को देखें तो यात्रा आप देख रहे हैं कि लगभग 35 साल इधर हो गया और 25 साल, तो 35 में 25 60 साल का जो भी आप देख रहे हैं कि दौर है, वो उसमें मात्र 12 हिंदी के साहित्यकारों को पुरस्कार मिला है। क्योंकि इसमें कुल 23 भाषाएं हैं, तो अगर हर साल ऐसे ऐसे देंगे तो टाइम लगता ही है। वैसे हर 4 वर्ष पर आप देखेंगे कि एक हिंदी का लेखक इस पुरस्कार में शामिल रहता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मोटे तौर पर आप ज्ञानपीठ पुरस्कार और उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों से परिचित हो गए होंगे। अब हम चलते हैं, बात करते हैं कि किसको किसको मिला हुआ है। जैसा कि मैंने बताया कि 12 लेखकों को मिला है, उसमें से 2 महिलाएं, यानी कि 10 मेल हैं और 2 फीमेल हैं। ये भी सोचने वाली बात है। और बदलते हुए पैटर्न में सवाल पूछा जा सकता है कि कौन वो पहले ही हिंदी लेखिका है जिनको कि ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। सारी जानकारी इसमें आपको मिल जाएगी। तो चलते हैं, क्रम से बात करते हैं। यहाँ पर हिंदी में सबसे पहले 1968 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत को पुरस्कार मिला, उनकी खास रचना चिदंबरा पर। चिदंबरा जो कि काव्य संग्रह के तौर पर है, और इसमें 1937 से लेकर 1957 तक की कविताओं का संकलन किया गया है। ठीक है, अगर हम क्रम के दृष्टिकोण से देखें तो चौथा ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी के लिए गया, जो कि इसके लिए पहला रहा। 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को चिदंबरा पर मिला। इसके बाद सन 1972 यानी कि 8वां ज्ञानपीठ रामधारी सिंह दिनकर को मिला, उनकी रचना उर्वशी पर। उर्वशी का प्रकाशन वर्ष 1961, जो कि गीति नाट्य के तौर पर जानी जाती है, और इसकी तुलना कई बार हम कामायनी इत्यादि से भी करते हैं। और एक कल्पना नाम की पत्रिका थी जिसमें उर्वशी को लेकर कई आर्टिकल लिखे गए, इस पर विवाद भी था। अश्लीलता का जो भी आरोप, आध्यात्मिकता और श्रृंगारिकता को लेकर बहुत सारी चीजें इसमें थी। ठीक है, मनोवैज्ञानिक तरीके से इसका विश्लेषण किया गया है उर्वशी का। तो फेमस रचना, यानी कि इसकी रचना हुई 1961 में और पुरस्कार मिलता है 1972 ईस्वी में। तो बड़ी चुनौती रही होगी कि किसको ये पुरस्कार दिया जाए। रामधारी सिंह दिनकर के बारे में आप जानते हैं कि इनका संबंध राजनीति से भी बहुत गहरा था। खासतौर से जवाहरलाल नेहरू से काफी इनका क्लोज रिश्ता था, और इसीलिए आपने एक इनकी किताब पढ़ी होगी, संस्कृति के 4 अध्याय, जिसकी भूमिका या फिर उसमें एक जो भी निवेदन के रूप में होता है, उसको जवाहरलाल नेहरू ने ही लिखा हुआ है। यूजीसी नेट की तैयारी के दौरान आपने जरूर पढ़ा होगा। क्योंकि हम पुरस्कारों पर बात कर रहे हैं और जो भी जानकारियां हैं उसको भी रखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप हर तरीके से मजबूती से अपनी तैयारी को करते रहें। 1978 में 14वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को मिला, कितनी नावों में कितनी बार। ये भी कविता संग्रह है, 1967 में प्रकाशित होता है, और ये पुरस्कार 1978 में इनको दिया जाता है। तो क्रम आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। अभी तक जितने भी पुरस्कार दिए जा रहे हैं सब रचनाकार की रचनाओं पर आधारित है। 1982 में 18वां ज्ञानपीठ महादेवी वर्मा को मिला, यामा नामक काव्य संग्रह के ऊपर। और जैसा कि आप जानते हैं कि यामा में कुल 4 कविताओं का संग्रह है। वो 4 कविताएं कौन कौन सी हैं? निहार, नीरजा, रश्मि और एक और करके कविताएं 3 हैं। ठीक है, सांध्य गीत। तो इस तरीके से आप मानकर चलिए कि यामा में कुल 4 कविताओं का या फिर काव्य संग्रहों का संकलन है, जिसको कि 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और पहली हिंदी लेखिका या कवयित्री मैं कहूं तो पाने वाली में महादेवी वर्मा है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। इसीलिए हमने आप सभी की सहूलियत के लिए इसको कलरफुल थोड़ा सा बनाया हुआ है, ताकि आप चीजों को याद रखें। मान लीजिए आप खूब तैयारी कर गए और सवाल आ गया कि हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली
पहली महिला कौन है? ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि महादेवी वर्मा। वैसे अगर पहले लेखक के तौर पर पूछा जाएगा तो सुमित्रा नंदन पंत है। ठीक है, इन अंतरों को बिल्कुल ध्यान में रखिए। 1992 ईस्वी में 28वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नरेश मेहता को मिला और ये पुरस्कार उनको समग्र साहित्य पर मिला। यहीं से टर्निंग पॉइंट होता है, यानी कि 1984 के बाद समग्र साहित्य पर पुरस्कार मिलने लगा। तो नरेश मेहता की जब बारी आई तो किसी एक रचना पर यह पुरस्कार नहीं मिला, बल्कि उनके समग्र साहित्य पर मिला। 1999 में 35वां ज्ञानपीठ मिला निर्मल वर्मा को इनके समग्र साहित्य पर। 2005 में 41वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला कुंवर नारायण को और उनके समग्र साहित्य पर। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत सारे जितने भी विद्यार्थी हैं, हो सकता है कि जितने भी समय की हमने बात की, 1968 में तो बहुत लोगों के पापा लोगों की का जन्म हुआ होगा। ठीक है, लेकिन अगर अपनी पीढ़ी की बात करें या फिर जो अभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठे हुए हैं, उनके होश हवास 1992 के आसपास से हम मान सकते हैं कि अभी तैयारी करने वाले विद्यार्थी 92 के आसपास में से लेकर जो भी एलिजिबिलिटी पूरा करते हैं तब तक की उम्र के होंगे। तो धीरे धीरे आप जोड़िए, ऐसे भी याद करिए कि जब आपको होश आ रहा था, जैसे 2005 की बात करें तो न्यूज़पेपर इत्यादि, रेडियो में समाचार हम भी सुना करते थे। तो कई बार बताता था कि इस बार कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ मिला, तो उतनी जानकारी हमें नहीं थी कि आगे चलकर यही सब परीक्षाओं में पूछी जाएंगी, चीजें भूल गए। 2009 में और हम परिपक्व हुए, तब धीरे धीरे पता चलने लगा, यहां से इन पुरस्कारों का महत्व पता चलने लगा कि हाँ भाई, ये भी कुछ पुरस्कार होते हैं। 2009 में 45वां पुरस्कार मिला ज्ञानपीठ अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को। यहां पर आप देख रहे हैं कि कंबाइंड 2 लोगों को पुरस्कार मिला है, वो भी समग्र साहित्य पर मिला है। 2013 में और भी हम लोग परिपक्व हुए तो एकदम से चीजें ध्यान में आने लगी और यहाँ तो हम एमफिल तक पहुंच चुके थे। और जिस घटना का उल्लेख हम कर रहे थे, ये एकदम सुनी सुनाई घटना है, ऐसा नहीं है कि मतलब कि कोई काल्पनिक है, एकदम रियल है। संचालक ने या फिर जो भी वहां पर वितरण करने वाले पदाधिकारी आए थे, उन्होंने गलती से 11 लाख की जगह पर 33 लाख बोल दिया था। तो ये था 2013 में 49वां ज्ञानपीठ पुरस्कार केदारनाथ सिंह को मिला समग्र साहित्य पर। 2017 में 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला कृष्णा सोबती को उनके समग्र साहित्य पर। और यहाँ पर हमने इसको रेड कलर से बनाया हुआ है ताकि आप ध्यान में रखें कि अब तक जितने भी ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्य में मिले थे, उसमें दूसरी महिला है कृष्णा सोबती। और अब तक का जो आखिरी, जब आप सभी से हम चर्चा कर रहे हैं, सन 2024 का ज्ञानपीठ 59वां ज्ञानपीठ विनोद कुमार शुक्ल को मिला उनके समग्र साहित्य पर। इसको लेकर हमने कमेटी सेक्शन में भी लगाया था, इनकी पुस्तकों के परिचयात्मक जानकारी को लेकर भी पोस्ट डाला हुआ था, आप लोगों ने इसको देखा था। बहुत सारे बच्चों ने बतलाया भी था कि विनोद कुमार शुक्ल कहाँ के रहने वाले हैं, कुछ ने तो बताया कि हमारे बगल में ही रहते हैं। तो ये चीजें हैं। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि इन पुरस्कारों से हमें क्या सीखना है। एक चीज सीखना है कि तैयारी करते समय आपने सैकड़ों प्रैक्टिस सेट कर लिया होगा, सब कुछ कर लिया होगा, वो करना भी चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अब आप इन लेखकों पर विशेष ध्यान देंगे। सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञे, माधवी वर्मा, नरेश मेहता, निर्मल वर्मा, कुंवर नारायण, अमरकांत, श्रीलाल शुक्ल, केदारनाथ सिंह, कृष्णा सोबती, विनोद कुमार शुक्ल। अगर हम देखें टोटल 12 हो रहे हैं। अगर इन 12 रचनाकारों को बेहतरीन तरीके से आप तैयार करके जाते हैं, इनके हर एंगल को ध्यान में रख के जाते हैं, तो गारंटी के साथ हम कहते हैं कि कम से कम 25 क्वेश्चन परीक्षाओं में इनसे फंसेंगे, इनसे आएंगे ही आएंगे। तो देखिए, पुरस्कारों को पढ़ने का एक अलग अप्रोच भी होना चाहिए। एक तो जानकारी है कि फला को फला वर्ष में फला रचना पर पुरस्कार मिला, ठीक है, और दूसरा कि इनको हमें ध्यान में रख के जाना है। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी और ज्ञानपीठ से संबंधित पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी। तो आज के वीडियो लेक्चर के लिए आप सभी के कमेंट आमंत्रित रहेंगे। आगे जितने भी पुरस्कार दिए गए उन पर जल्दी जल्दी एक दिन में 2-2 वीडियो हम डालने का प्रयास करेंगे ताकि समय रहते आप अलर्ट हो जाएं। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।